इंसाफ नहीं वहां अमन नहीं, और जहां अमन नहीं वहां इस्तकामत नहीं, और जहां इस्तकामत नहीं वहां तरक्की नहीं। तो अगर तरक्की चाहिए तो इस्तकामत जरूरी है, और इस्तकामत चाहिए तो अमन जरूरी है, और अमन चाहिए तो इंसाफ जरूरी है। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज हम बात इसी पर करने जा रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा ने एक आला सतही बैठक में ऐसे कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं जिससे इंसाफ की रोशनी और ज्यादा रोशन हो गई है। इंसाफ मिलेगा, इस बात पर यकीन बढ़ता नजर आ रहा है। जाहिर है जब इंसाफ होगा तो अमन होगा, इस्तकामत होगी, तरक्की होगी। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले से प्रभावितों को, जो मुतासरीन हैं आतंकी हमलों के, उनको लेकर एक आला सतही बैठक की। इस बैठक में LG ने अफसरान को पुरानी फाइलें खोलने और मृतकों के आश्रितों को, जो उनके अहल खाना है, उनको तरजीही बुनियाद पर नौकरी देने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने आतंकवाद पीड़ित परिवारों की संपत्ति, उनकी जायदादें और दहशतगर्दों या उनके मददगारों के जरिए, उनके करीबी लोगों के जरिए हड़पी गई जमीन को भी मुक्त कराने के लिए, फ्री कराने के लिए जल्द से जल्द इसके इक़दाम करने की हिदायत दी है। LG ने अफसरान से कहा है कि आतंकवाद पीड़ित परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता, माली इमदाद भी दी जानी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसका जिक्र मैं अब नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। इसलिए मैं चाहूंगा सीधे अपने मेहमानों के पास आते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आज के इस बैठक से, इस बैठक में लिए गए फैसलों से किस तरह की राह हमवार होने जा रही है, और जम्मू कश्मीर में इंसाफ की एक नई रोशनी किस तरह आगे बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ होंगे वजाहत फारूक भट्ट साहब, जो चेयरमैन है सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के। हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर हैं, स्पोक्स पर्सन JNK BJP। तजिंदर सिंह सोढी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH। शेख नासिर, सीनियर लीडर PDP, और जगदीप सिंह, सीनियर लीडर कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, जो कि आज पैनल अच्छा खासा बड़ा है और तमाम लोग अहम हैं, वक्त की कैद रहती है। मैं तेंदर जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा आप इसको ब्रीफ कर दें कि आज जो मीटिंग थी वो किस तरह, उसकी नौयत क्या थी और क्यों वाकई ये काफी अहम है। देखिए विशाल, मैं ना पहले का आपको एक एग्जांपल छोटी सी देना चाहूंगा। कुछ देर पहले मैं एक फैमिली से मिला था, जी जिस फैमिली के 3 लोगों को आतंकवादियों ने 90s की शुरुआत में उनके ही बाग में फांसी देकर मार दिया था। जी वो लोग अभी तक गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन दर्ज नहीं की, कोई केस जो है उस पर दर्ज नहीं हुआ, और उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आज जो फैसला लिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि डायरेक्शन दिए गए हैं तमाम DCs को, तमाम SSPs को, कि सारे जो केसेस हैं आतंकवाद रिलेटेड वो खोले जाएं और उन पे गहन इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप है उन लोगों के लिए जो आतंकवाद के विक्टिम रहे हैं, लेकिन अब तक पिछले 30 सालों में किसी ना किसी वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। आज का जो डिसीजन है ये एक वेलकम डिसीजन है। देखिए, सिर्फ उन लोगों की तरफ से नहीं जिनकी जान गई है, लेकिन उन लोगों की तरफ से भी जो पिछले 35-36 सालों से अभी तक जो है उस इंसाफ, क्योंकि ये कहा जाता है इंसाफ जो है इतनी देर तक ना मिलना, तो ऐसा लग रहा है कि उनको कभी इंसाफ मिलेगा ही नहीं। आज मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो मकूला है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कहीं ऐसा ना हो जाए। जी जी जी। जी तो उन लोगों के लिए तो जस्टिस डिनाइड ही था पिछले 30-35 सालों से। आज उनके लिए एक रे ऑफ होप है। हमारे साथ यहाँ पर वजाहत भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर इस डिबेट में इनको क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इन्होंने एक अहम रोल अदा किया है जी ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने में
जिनको आतंकवाद के जो विक्टिम थे लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो हैट्स ऑफ टू वजाहत भट्ट और इनकी टीम जिन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया। और आज जो डिसीजन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए, देखिए ये बहुत इनका दूरगामी नतीजा होगा। उन्होंने ये कहा कि जो टेरर विक्टिम्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन खोली जाए। 30 सालों से पूरे दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। इतनी सरकारें आई, किसी सरकार ने ये स्टेप नहीं लिया कि आतंकवादियों के जो विक्टिम हैं उनके लिए हेल्पलाइन खोली जाए। दूसरी बात ये रही, एलजी मनोज सिन्हा ने एक बात को तो शुरू से क्लियर किया था कि आतंकवाद को जितने लोग जो सरकारी मुलाजिमत में रह के सपोर्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अभी तक 70 से ऊपर लोगों को आइडेंटिफाई करके डिसमिस किया गया है। अब एक मैसेज है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां पर आतंकवाद में वो शामिल थे, लोगों को मारा है, लेकिन अभी भी सरकारी नौकरियां एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का जो मीटिंग थी और जो डिसीजन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है विशाल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम अपने बाकी मेहमान के पास जाते हैं। चूंकि आपने वजाहत फारूक साहब का जिक्र कर ही दिया है तो मैं सीधे पहले उनके पास ही रुख करना चाहूंगा। वजाहत फारूक साहब, किस तरह से मंजिल या ये पड़ाव हासिल हुआ है? छोटा सा सवाल है ताकि वक्त ज्यादा मिले आपको बोलने के लिए। जी सर, पहली बात यह है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे। पहली बात यह कि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स वी हैव सीन इन कश्मीर the peak of terrorism in Kashmir and from last 2 years we are working on this initiative जो हमारी organization Save Youth Save Future Foundation ने लिया था। It was when we talked about the victims, the real victims of terrorism, when we talked about the real martyrs of Kashmir, जब हमने देखा कि किस तरह से एक ही वन साइडेड स्टोरी दिखाई गई, वन साइडेड मैं तो ये बताऊंगा कि जो फेक नैरेटिव दिखाई गई थी, बट जो रियल जो नैरेटिव था, जो रियल कहानियां थी, वो किसी ने नहीं आज तक देखी। एंड हमने अप्रॉक्सीमेटली 230 फैमिलीज आइडेंटिफाई की फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स। अप्रॉक्सीमेटली 14,000 सिविलियंस हैव बीन किल्ड बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, बट किसी ने उनसे बात तक नहीं की, किसी ने उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया, किसी ने उनकी जो परेशानियां थी, जो दुख उन्होंने सहे, किसी ने उन्होंने नहीं सुने। फ्रॉम लास्ट 2 years वी आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव। फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम किसी ने हमारी बातें सुनी और इन विक्टिम्स के साथ इंटरेक्शन किया, इनकी बातें सुनी, इनकी मजबूरियां देखी, इनकी परेशानियां सुनी। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट क्यूडोस टू आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। उन्होंने कल उनके साथ इंटरेक्शन किया। अप्रॉक्सीमेटली पूरे साउथ कश्मीर की जो फैमिली वहां पे आई थी, उन्होंने इंटरेक्शन किया, उन्होंने अपने दुख दर्द बताए, किस तरह से इनको इग्नोर किया गया। एंड पहली बार ये हिस्टोरिक आई कैन से दैट ये स्टैंड है, एक हिस्टोरिक एक वे है कि पहली बार किसी लीडर ने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, किसी हेड ने स्टेट उनसे इन विक्टिम से इंटरेक्शन किया, उनकी कहानियां सुनी। वरना यहां पे हमने देखा है कि जो रियल विक्टिम्स थे उनको ट्रेटर्स कहकर इग्नोर किया गया, और जो टेररिस्ट थे उनको यहां के शोहदा बता के उनको यहां पे प्लेटफॉर्म दिया गया, उनको यहां पे फैसिलिटेट किया। बिल्कुल। चलिए, मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। हमारा पैनल काफ़ी बड़ा है, मैं सबके पास बारी बारी से चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि कम से कम 2 राउंड हम लोग बातचीत जरूर कर लें। मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर मौजूद है, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अल्ताफ साहब, इस कदम को कितना अहम मानते हैं, और साथ ही ये कि क्यों ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अहम कदम है? अगर ऐसे इकदाम पहले किए जाते तो शायद हम इस तरह से आज इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। विशाल जी, सबसे पहले मैं वजाहत फारूक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक नोबल काज, जिसको हम कह सकते हैं नोबल काज का जो मिशन उन्होंने उठाया है, जो रियल में उन लोगों को इंसाफ फराहम करना जो लोग आज तक किसी न किसी तरीके से जिनको नजरअंदाज किया गया। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। पिछले 30, 32, 33 साल से यहां आतंकवाद हो रहा था, और जहां जहां टेररिस्टों ने जिन जिन लोगों को मारा है, कश्मीर में ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर आप कह सकते हैं या कुछ ऐसे ऑफिसर्स में बैठे हैं जिन्होंने उनको एकदम इग्नोर करके नौकरियां किनको दी? सईद सलाहुद्दीन, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, चेयरमैन है जहाद काउंसिल का, उनके बच्चों को नौकरी दे दी, गिलानी के बच्चों को नौकरी दी, और आतंकवादी को बच्चों को नौकरी दे दी। लेकिन जहां अगर सच में आप देखेंगे, जिन मासूम कश्मीरियों को मुखबिर कह के, इन्फॉर्मर कह के, या दूसरे जो इल्जाम उन पे लगा के गए, उनको मार दी गया, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे वो सिविलियन लोग हैं, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। ठीक, मैं इस बात को मानता हूं,
कोशिश हुई है 2019 के बाद उनको इंसाफ दिलाने की और बड़े लोगों को नौकरी मिली भी है, लेकिन जिस लेवल पे और जिस अंदाज में होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, उस बात को मैं तस्लीम भी करता हूं। लेकिन जो ये आज गवर्नर साहब ने जो आज ये एक फैसला ले लिया है, एक इनिशिएटिव ले लिया है कि जो लोग टेररिज्म से जो उसके विक्टिम है, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके घर वाले मारे गए, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है और उनको आज इंसाफ मिलना चाहिए। हम कह सकते हैं कि अब देर आए दुरुस्त आए। अभी आपने पहले ही कहा था शायद कि जहां इंसाफ होगा वहां अमन होगा, आपकी ही वर्ड्स। और उसके बाद जो कहा था कि देर से अगर इंसाफ मिल जाए तो वो इंसाफ की नहीं, लेकिन ये सही वक्त है कि उन फैमिलीज को इंसाफ मिल जाए जिसका आज गवर्नर साहब ने एक मीटिंग लेके और जिन्होंने अनाउंसमेंट की। इतना ही नहीं, एक बड़ी तादाद, अमर विशाल जी आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी, खाली उनकी प्रॉपर्टी नहीं, मंदिरों की प्रॉपर्टी भी यहां हजम की गई, उसको हड़प लिया गया। किन लोगों ने, जिन लोगों के हाथों में गन था या जिनके आतंकवाद के साथ कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिश्ता था। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा कदम है, खैर मकदम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर दहशतगर्दी से जो मुतासिर लोग हैं उनको अगर इंसाफ मिलता है और कश्मीरी पंडितों की जो जमीन, जो उनके मंदिरों की जमीन, अगर वो उनको वापस मिल जाती है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐतराज होना चाहिए। ठीक है, जो मजलूमीन है, जो बेसहारा है, जिनके साथ मुसीबतें हुई हैं, जो परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घर वाले दहशतगर्दी का शिकार हो गए, दुनिया से चले गए, उनके अब लवाहिकीन हैं, उन तक सरकारी इमदाद पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे और इंसाफ के साथ पहुंचे, तो वाकई जरूरी है, इसका वेलकम किया जा रहा है। शेख नासिर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। शेख नासिर साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं चाहूंगा कि आप अपना पहले रिएक्शन दें कि जो फैसले लिए गए हैं पीडीपी उसके बारे में क्या राय रखती है, और दूसरी ये कि अगर ये वाकई बेहतरीन है जो दिखने में अभी लग रहा है, तो पहले की हुकूमतों में ऐसा क्यों कदम नहीं उठाया? मैं इसलिए आपसे कर चुकी, पीडीपी भी पहले हुकूमतों में शामिल रह चुकी है। जी देखिए, फैसला बुरा नहीं है, कोई भी फैसला बुरा नहीं होता, नियतों पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी नियत क्या है। फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन आप असल में करना क्या चाहते हो। पीडीपी का शुरू से ये मौकफ रहा है कि हकदार को उसका हक मिले, जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ इंसाफ हो, डायलॉग्स की बात हो। हीलिंग टैक्स पॉलिसी हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, मरहम हम लगाना चाहते थे और आज भी हम इसी पॉलिसी पर पाबंद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जब हम मिलिटेंसी विक्टिम्स की बात करते हैं, गवर्नर साहब ने कहा कि मिलिटेंसी के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ इंसाफ होगा, उनकी अगर कोई जमीन जायदाद वगैरह छीनी गई उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक सवाल है कि मिलिटेंसी विक्टिम्स कौन? जो टेररिस्ट की बंदूकों से मरे, क्या सिर्फ वही मिलिटेंसी विक्टिम्स है, या जो दूसरी जानिब, चाहे कस्टोडियल किलिंग्स की हम बात करें या आर्म फोर्स की तरफ से जहां कहीं भी ज्यादतियां हुई, क्या उनको भी इसमें शुमार किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, किश्तवाड़, आज भी यहाँ हर बच्चे की जुबान पर है कि 90s में 3 इंजीनियर्स यहाँ के मशहूर चौगान में सैर तफरी के लिए बैठे थे, आज तक उनकी अगले दिन डेड बॉडीज मिली। एक टीचर अब्दुल लतीफ नामी यहाँ लोकल एक टीचर, शरीफ तबीयत आदमी, आज तक उसका कोई आता पता नहीं। तो मेरा छोटा सा सवाल रहेगा कि मिलिटेंसी विक्टिम्स आप किनको कहते हैं? क्या मिलिटेंसी विक्टिम सिर्फ उनको कहेंगे कि जो एक मिलिटेंट की बंदूक से मरा है, या मिलिटेंसी विक्टिम्स आप उनको भी कहेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादतियों से, कस्टोडियल किलिंग्स में भी जो। हालांकि मेरा यह मानना है कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और हम इस फैसले के साथ हैं, अगर नियतें सही हों। अगर इसे वाकई में लोगों को इंसाफ देने के लिए जो ये शुरुआत है तो बहुत अच्छी है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसे डराने धमकाने का एक जरिया बनाया जाए, तो अगर ऐसा है तो पीडीपी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि ये जो पुरानी फाइलें खोलने की बात की जा रही है, ये पुरानी फाइलें कैसे खोलेंगे, इनका क्या मैकेनिज्म रहेगा? क्या आप लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से जुडिशियल रिव्यू लेगी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी एक आदमी की चॉइस से होगा या एक पूरा मैकेनिज्म बनेगा? हम ये चाहते हैं कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और वाकई में जो लोग मुतासिर हैं उनकी मदद हो। और सबसे बड़ी बात है, शेख नासिर साहब, यहाँ अभी हमारे पास एक पैनलिस्ट और रह गया जिनका मैंने फर्स्ट राउंड अभी उनका व्यू नहीं लिया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूंगा कि आपको जो सवाल है, आप इस सवाल का जवाब किससे लेना चाहते हैं? यहाँ मौजूद किससे आप जवाब लेना चाहते हैं? क्या आप अल्ताफ ठाकुर साहब से जवाब लेना चाहते हैं या फिर आप वजाहत साहब से जवाब लेना चाहते हैं? किससे लेना चाहते हैं? पैनलिस्ट, सारे पैनलिस्ट जो हैं, ये डिसीजन एलजी साहब ने लिया है। सारे पैनलिस्ट या तो उसकी
हिमायत में बात करेंगे या उसके मुखालिफ बात करेंगे, ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो ये वाजिया करें। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से, हम तो सरकार से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब जानना चाहते हैं कि आप मिलिटेंसी विक्टिम्स किन को कहते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल मैं वजाहत साहब के लिए इसलिए छोड़कर अभी रखता हूं और इस पर मैं थोड़ी टिप्पणी तेंदुआ जी से भी चाहूंगा, लेकिन पहले जरा जगदीप सिंह सवाल चलता हूं। जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। जगदीप जी, आपका इस पर क्या पहला रिएक्शन क्या है आपका, यानी कांग्रेस पार्टी इस पर कैसे रिएक्ट करती है जो ये स्टेप लिया गया है एलजी मनोज सिन्हा के जरिए एक आला सतही मीटिंग में जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, पुरानी फाइलें खोलने की बात हो रही है, ये देखा जाएगा, जांचा जाए क्या जबरदस्ती किसी दबाव में फाइल बंद तो नहीं कर दी गई, यानी नाइंसाफी तो नहीं होगी कहीं वहां पर। योर फर्स्ट रिएक्शन। आजम साहब आदाब, जी। फाइनली आपने मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, अभी तक तो मैं सिन्हा चालीसा अच्छे से सुन पाया हूँ जो अभी तक की डिबेट आपका रहा है। कांग्रेस की तरफ से वी सिंसियरली एंड हार्टेडली अप्रिशिएटेड, बट यहाँ पर आई डू हैव सम वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ एप्रीहेंशंस, उन पर बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि SRO 43 जिसका ये सारा सिलसिला जिसके ऊपर आज इस तबसरे का है जी, वो पहली मर्तबा 1994 में गिरीश चंद्र सक्सेना साहब ने यहाँ पर उसका आगाज किया था जी। अब सवाल ये है कि मनोज सिन्हा साहब एक ऐसे वक्त में जब एक सशक्त जनादेश वाली सरकार यहाँ पर है और ये एक प्रशासनिक फैसला है जी, किस अख्तियार के साथ ये फैसला लेकर लोगों के बीच आए हैं, पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। दूसरी बात, अभी जो भाई साहब एक NGO से हैं उन्होंने बड़ी बढ़िया तरीके से इसको डिफाइन किया कि किस तरीके से वहां पर लोगों ने सुर्ख और स्याह आतंकवाद दहशतगर्दी के दौर को देखा है। उदाहरण एक मैं भी दे देता हूं, ललाब की घाटी में एक गांव है दर्दपुरा, जहां पर आज भी 350 से ज्यादा हाफ विडोज और 700 से ज्यादा अनाथ बच्चे हैं। तो यहां पर देखना ये होगा कि पैरामीटर्स क्या रहेंगे। ये नहीं है कि एक चर्चा में 3 लोग भाजपा पोषित हैं तो वो आकर डिबेट में कह दें कि पिछली तमाम सरकारों ने जो फैसले लिए जनाब वो सारे गलत थे। यहाँ पर यह देखना होगा कि केवल और केवल वो लोग जो आतंकवाद से प्रत्यक्षता प्रभावित थे उन्हीं को नौकरियां दी गई, या वो लोग जो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसकी जद में आए उनको शामिल किया गया या नहीं किया गया। यहाँ 2022 में मैं एक और बात जोड़ दूं, भाजपा के ही तरफ से, क्योंकि यहाँ पर सरकार को कदरन आप जानते हैं एक तरह से भाजपा जबरन काबिज रही है एक लंबे अरसे से, और अब तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का अधिनियम की धारा 55 लगाकर फिर से वही देखने को मिल रहा है। तो 2022 में ये भी एक उसमें SRO 42 में जोड़ा गया कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो शहीद हैं उनके परिजनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ मैं एक और सवाल खड़ा कर देता हूँ, अभी हाल जो हमला पहलगाम में हुआ वहां पर जो प्रवासी भारतीय बतौर सैलानी आए थे वो भी तो आतंकवाद की जद में आए, और एक तरह की शीर नेग्लिजेंस सिक्योरिटी फेलियर हमने वहां पर देखा, क्या उसको भी उसमें शुमार किया जाएगा? तो ये बहुत सारी बातें हैं। आपके जो भी सवालात है मैं उस पर अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, और जो भी आपने मुद्दे उठाए हैं, जो अभी PDP के जो हमारे साथी उठा रहे थे ये पैनलिस्ट, उनका भी कहना था शेख नसीर साहब का कि इसमें कौन कौन आएंगे। मैं अब इस सवाल को लेकर के आता हूं जरा वजाहत साहब को, इसलिए कि उन्होंने इसके लेकर के काफी कोशिशें की हैं। वजाहत साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सवाल शेख नसीर उठा रहे हैं या अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के साथी जगदीप जी वो उठा रहे हैं, तो ये क्या मतलब इनका भी दायरा, इस दायरे में ये लोग भी आएंगे, ऐसी फैमिलीज भी आएंगी? सर, पहली बात है कि दैट वी हैव इंटरेक्टेड विद अप्रोक्सीमेटली 300 फैमिलीज जी, एंड जो फैमिलीज थी ये मोस्ट ऑफ द फैमिली जो ये जिनसे हमने इंटरेक्शन, दे आर कश्मीरी सिविलियन फैमिलीज, ठीक है, और जिनके साथ नाइंसाफी जुल्म हुआ है और आज तक उनके घर पे कोई नहीं गया है। नंबर 1। नंबर टू ये है कि सर दे डिडंट गेट SRO केसेस। सेकेंडली, उनके पास आज तक कोई इंटरेक्शन के लिए नहीं गया कि आपके साथ हुआ क्या है। थर्डली, दे वर टोटली इग्नोर्ड बाय सिस्टम। जो भी इससे पहले हमारे जो चाहे वो सिस्टम था, गवर्नमेंट था, किसकी सरकार थी, आई डोंट वांट टू गो देयर, बट ये था कि दैट उनको अभी तक इंसाफ नहीं किया था, और उनके जो कातिल थे वो अभी भी खुला हमारे
फ्रीली घूम रहे थे हमारे आसमान के नीचे। प्रॉब्लम ये थी सर, हमारे जो जो फैमिलीज हमने आइडेंटिफाई किए उनके साथ अभी भी इंसाफ नहीं, उनको इंसाफ नहीं मिला। सो हमारा एक ही मौकिफ है। तो वजह साहब आप ये कह रहे हैं कि 300 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया है, इसका मतलब ये है आपके कहने के मुताबिक कि ये ऐसी फैमिलीज की तादाद अभी कहीं ज्यादा है? सर देयर आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 कश्मीरी सिविलियंस जो कि डायरेक्टली टेरर विक्टिम्स के शिकार हुए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज है जिनके आज तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है, उनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं दिया, एंड दे वर कंसिडर्ड एज ट्रेटर्स। उनको सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, उनको कोई किसी ने पूछा नहीं आपके साथ हुआ क्या है। सो आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर सर। किसी ने अभी पूछा कि दैट व्हाट इज योर, आपका कंसर्न क्या है इसके रिगार्डिंग। सर आई जस्ट वांट टू टेल देम कि रिसेंटली शोपिया में एक फेक इनकाउंटर हुआ था, मे बी इन 2022। एंड पहली बार क्या हुआ था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, पहली बार हम उन पे काम कर रहे हैं कि जहां पे इंसाफ नहीं हुआ, जहां पे विक्टिम्स, जहां पे शोपियान में फेक इनकाउंटर हुआ, विद इन नो टाइम ऑनरेबल एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन ने तीनों जो उसमें जो मुलव्वस थे उनको वहां पे टर्मिनेट किया, उनको कोर्ट मार्शल हुआ, अभी भी जेल में है वो। आई एम सेइंग अबाउट दिस विक्टिम फैमिलीज की जिनके पास अभी कोई आया ही नहीं है, जिनसे किसी ने बात तक नहीं की है, जिनको ये नहीं मालूम है कि उनके कातिल कौन है। सो वी आर वर्किंग ऑन दोज फैमिलीज सर। जी ठीक है। तो जैसे साहब मैं आपके पास आता हूँ ये सवाल लेकर के, जो अभी ये सवाल उठाया गया है कि क्या इसमें जो हलाकतें हैं, यानी कि जो लोग टेररिस्ट की गोलियों से मारे गए, क्या सिर्फ उनके बारे में ये आदेश है या ये फैसले हैं, या फिर ये कि जो कुछ ऐसी भी हलाकतें हुई हैं चाहे गलती से या हम किसी और वजह से, जो आर्म फोर्सेस की गोलियों से भी जिनकी हलाकतें हुई हैं, क्या उनके घरों को भी, एक सवाल ही उठाया गया यहाँ पर खासतौर से जो पीडीपी के नेता उठाया। और जो जगदीप जी सवाल उठा रहे हैं उनका ये कहना है कि ये एक चुनी हुई सरकार है, तो फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के फैसले क्यों ले रहा है? क्योंकि ये तो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये अब यूटी बन चुका है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी बात रखें। जी देखिए विशाल, मैं ना आपको, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे जम्मू कश्मीर का, कई पॉलिटिकल पार्टीज और कई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उनका पॉलिटिकल करियर ही जम्मू कश्मीर में इस बात पे बना कि वो जो आतंकवादी मारे जाते थे सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में, उनके घरों में जाके अफसोस किया करते थे। और पूरे जम्मू कश्मीर को मालूम है ऐसे लीडर्स के बारे में। उन लीडर्स ने कभी ऐसे लोगों के घर वो नहीं गए जिनको आतंकवादियों ने मारा। वो कभी ऐसे लोगों के घर नहीं गए जिनको मुखबिर का टैग लगा के इस वजह से मार दिया गया क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ थे। तो जम्मू कश्मीर में कई हजारों लोग जो हैं वो मारे गए हैं। यहाँ पर सबसे आसान तरीका था किसी को मारने का, ये कह दो कि ये मुखबिर है, ये सुरक्षा बलों को जानकारी देता है। मैं एज अ रिपोर्टर, क्योंकि मैंने कश्मीर में भी कई सालों तक काम किया है, और मैं कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स में यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो यहाँ पर इस डिबेट में प्रेजेंट नहीं है। कई ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही इस बात पे बना है कि वो उन आतंकवादियों के घर जाके अफसोस किया करते थे या किया करती थी, तो वहां पर उनका पॉलिटिकल करियर जो है वहां से अरूज पे गया। तो क्या वो कभी किसी ऐसे विक्टिम के घर गए जिसे आतंकवादियों ने मारा? नहीं। मैं आपको बिल्कुल, अब रही बात, देखिए कई ऐसे लोग हैं, बिल्कुल सही बात है, कहीं मिस्टेकन आइडेंटिटी से या कहीं किसी फेक एनकाउंटर में मारे गए हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरा एक मैकेनिज्म है, क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है। ये पाकिस्तान नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान रेंजर्स सरेआम किसी को गोली मार दें और उनको कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहां पर ऐसे कई केसेस हैं जिनमें अगर ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, उन पे के मुकदमे चले हैं। जैसे अभी वजाहत ने कहा कि शोपियां में कई लोगों को कोर्ट मार्शल किया गया, ऐसे कई इंस्टांसेस हैं, लेकिन उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती। रही बात, आप उन विक्टिम्स की बात कीजिए जिनको आप देख लीजिए, जो पिट्ठू वाला या लेबरर जो आर्मी के साथ वहां पर उनका लेबर का काम करता था, उसको आके आतंकवादियों ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो आर्मी, उस पे ये टैग लगा दिया कि ये आर्मी का सपोर्टर है, एक पोर्टर का काम वो करता था, उसको मार दिया। उसकी फैमिली को, वो तो घर पे इकलौता कमाने वाला था, आज उसकी फैमिली को कोई जस्टिस नहीं मिला। तो ये एप्पल्स और ऑरेंज को एक साथ कंपेयर करना, क्योंकि अभी वजाहत जिस तरह बता रहे थे कि इन्होंने 300 फैमिलीज ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और कई हजारों फैमिलीज ऐसी हैं जिनको इग्नोर किया गया है, जिनको अवॉइड किया गया है, जिनके कोई पहुंचा ही नहीं कि उनका हाल चाल जाने। जी
जी। जिस तरह अभी अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ। प्रायोरिटी किनको दी जाती थी, शहीद स्काउटिंग के बच्चों को नौकरी दी जाती थी यहाँ पर, ठीक है, आप उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं होती थी लेकिन उनको नौकरी दी जाती थी। सेपरेटिस्ट के बच्चों को नौकरी दी जाती थी। कितने, आप मेरे को बता दीजिए, कितने आतंकवाद के विक्टिम हैं जिनको पिछली सरकारों ने नौकरी दी है। बाकी रही बात, देखिए एक पूरा मैकेनिज्म है उन लोगों को। अभी ये कहा गया कि क्या एक बंदा डिसीजन लेगा नौकरी से निकालने का? नहीं, एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा। एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है और वो फाइल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भी जाती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुई है, और उसके बाद कानून के तहत एलजी ऑफिस ये डिसीजन लेता है कि इन लोगों को नौकरी से निकाला जाए। तो जो लोग पाकिस्तान का खा रहे हैं, आप मेरे को बताइए, पिछली बार 3 लोगों को सैक किया गया सरकारी मुलाजमत से, वो तीनों लोग जेल में हैं। क्या वो जेल में वहां पर वो किसी अच्छे काम के लिए हैं? वो 3 आतंकवाद में मुलविस थे। वो कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया हुआ है, कोर्ट का फैसला आया हुआ है, इसलिए वो सजा भोग रहे हैं। उसके बावजूद भी वो सरकारी तनख्वाहें ले रहे थे। क्या ऐसे लोगों को सैक ना किया जाए? उनके लिए क्या कोई आसमान से आके बताएगा कि ये आतंकवादी है? यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए हमारी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, और शेख नासिर साहब ने जो सवाल उठाए हैं, और जो सवाल और एक अहम सवाल उठाया है कि किस हद तक इसमें ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सवाल इस पर उठ गया है कि कानून या नियम, कानून तमाम चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन नियत भी कोई चीज होती है। तो नियम और नियत, क्या इसमें शक है कुछ लोगों को, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे? इस पर भी हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। अब तमाम हमसे गुजारिश, आप बने रहें, जल्द हाजिर होते हैं। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले से प्रभावितों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। पुरानी फाइलें खोलने और मृतकों के आश्रितों को प्राथमिकता पर नौकरी देने के आदेश दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। यात्रियों के प्रस्थान तक बनिहाल टनल पर आम वाहनों पर रोक। बेस कैंप में सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारियों ने जायजा लिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला जवानों की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए विशेष सुरक्षा बल। बालटाल में फर्जी अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए 7 सभी व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। सोनमर्ग थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल जम्मू से अमरनाथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बेस कैंप में श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा के दर्शन को लेकर उत्साहित हैं श्रद्धालु। सांबा में भाजपा ने उर्दू अनिवार्य करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा ने उमर सरकार पर जम्मू डिवीजन के युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना का बयान आया सामने। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जल्दबाजी। कहा कि केंद्र और संसद तय करेगी कब बहाल होगा दर्जा। हिमाचल में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनएचएआई अधिकारी के साथ मारपीट का पूरा मामला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम से मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर JKLH प्राइम टाइम। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बात इस पर हो रही है कि इंसाफ को यकीनी कैसे बनाया जाए। इंसाफ देने या मुहैया करने के दौरान उन खानदानों को कैसे छोड़ दिया गया जिनकी कोई सियासी रसूख नहीं थी या जिनकी कुछ और पहचान नहीं थी। ऐसे बहुत सारे खानदान अब भी हैं जो दहशतगर्दी के विक्टिम बने, लेकिन उन तक कोई पुरसाने हाल के लिए भी नहीं पहुंचा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या गोलियों का शिकार, जब गोली चलती है तो वो देख कर नहीं चलती किस पर चल रही है, तो गोलियों का शिकार कई तरह के लोग हुए हैं, तो क्या सब तक ये इंसाफ पहुंचेगी? क्या ये जो कवानीन या जो नियम बनाए जा रहे हैं इसमें नियत भी साफ होगी? जो सवाल अभी शेख नासिर ने उठाया था, सीनियर लीडर हैं PDP के। नासिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब जो बातें आपने सुनी हैं, क्या आपको लग रहा है कुछ कि नियम जो है वो साफ नियत के साथ ही उसको इंप्लीमेंट होगा?
देखिए, जब जमीनी सतह पर, जब ग्राउंड लेवल पर ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी तब जाके नियतों का पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर मेरे जहन में है। सवाल ये है कि आप किसी आदमी के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं, बजाय इसके कि कोर्ट में अगर मामला चल रहा है, जो अभी हमारे जो साथी एक कह रहे थे कि कोर्ट में अगर मामला चल रहा है और कोर्ट अगर किसी को कन्विक्ट करती है तो आप वजह है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है, माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं कि कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है या कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया है, कोर्ट में एलिगेशन जो उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, या अभी ट्रायल चल ही रहा है और यहाँ से हम एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल क्या कोई मिसाल दे सकते हैं आप बाय नेम? नहीं, मेरी बात सुनिए। आप जब भी किसी के ऊपर एफआईआर लगती है, दूसरी जानिब से आप उसकी प्रॉपर्टी को सील करते हैं, आप उसको नौकरी से बर्खास्त करते हैं। एफआईआर का लगना इस बात का सबूत नहीं है कि वो आदमी वाकई में मुलविस है। उसके लिए एक ट्रायल होता है। ट्रायल का वेट किए बगैर जो लोग अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं या जिनको अदालतों ने बरी किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने जस्टिस सिस्टम को ही चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। होना ये चाहिए कि जो लोग कन्विक्ट हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप जो लगे थे वो साबित हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक वेलकम स्टेप है। ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कहीं इसको पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल न किया जाए, रिवेंज के लिए इस्तेमाल न किया जाए, या लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अगर ऐसी बात होगी तो पीडीपी इसका विरोध करेगी। हाँ, जहां हकदार को हक मिलेगा, जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसके साथ इंसाफ होगा, हम इस फैसले के साथ। अल्ताफ ठाकुर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो एक आशंका, जिस अंदेशा का जिक्र कर रहे हैं शेख नासिर, वो जायज है, वो सही है? क्या आपको लग रहा है कि सही है? विशाल साहब, सबसे पहले मैं शेख नासिर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है जो गवर्नर साहब ने बनाई है। इसमें किसी को डराने, किसी को धमकाने का कोई सवाल ही पैदा हो तो ये वो पॉलिसी ही नहीं है। ये उन लोगों को इंसाफ दिलाने वाली बात है जिन लोगों तक आज तक किसी ने पूछा है। एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि नासिर साहब को थोड़ा दर्द हो रहा है कि जितने भी यहां मुलाजिम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल थे, जिनको नौकरी से बाहर किया गया, मुझे लगता है अभी इसको शायद इस बात से बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी बात, नासिर साहब मुझे बताए, क्या ये इसको मिलिटेंसी मानते हैं, क्या टेररिज्म बताए? बार बार इन्होंने मिलिटेंसी का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मिलिटेंसी और टेररिज्म में बहुत फर्क है। और दूसरी बात, मैं जो जगदीप साहब ने एक सवाल उठाया था, उन्होंने दर्दपोरा का नाम ले लिया। क्या मुझे जगदीप साहब बता सके कि दर्दपोरा में कहते 350 से ज्यादा बच्चे यतीम है, किसने उनको मारा है? क्या यह इशारा फौज की तरफ करे, जो कांग्रेस की बहुत पुरानी पॉलिसी है कि हमारी फौज को डिमोरलाइज करने के लिए? भाई साहब, यहां सैकड़ों की तादाद में दर्दपोरा है, यहां हजारों लाखों की तादाद में यतीम है जिनको दहशतगर्दों ने यहां मार दिया। हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की, जो टेररिज्म विक्टिम लोग हैं जिनको दहशतगर्दों ने मारा है। पीडीपी की पॉलिसी हमेशा रही है टेररिज्म को लेके, ये इनके कब्रों पे जाके रोते हैं, ये उनके जनाजे में जाते हैं, इनकी पॉलिसी है। इनसे क्या उम्मीद रखोगे? जबकि एलजी इंतजामिया की जो आज की पॉलिसी है, ट्रेडमार्क है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जहां नाइंसाफी हुई है, अगर फौज की तरफ से भी कहीं नाइंसाफी हुई है, पुलिस की तरफ से नाइंसाफी, उनको भी इंसाफ प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो आज का ट्रेडमार्क है, उसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जगदीप जी बोलिए, समझने वाली बात है। आजम साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। यू हैड आस्क्ड द स्पोक्सपर्सन ऑफ पीडीपी एंड particularly about those people who have not been convicted so far but had been forcefully expelled from the different government jobs. Basharat Ahmed Mir, assistant wireless operator; Ishtaq Ahmed Malik, senior assistant; Malik Ishfaq Nasir, senior constable, Jammu Kashmir Police; Ajaz Ahmed, school teacher; Wasim Ahmed Khan, junior assistant; Firdaus Ahmed Butt, Muhammad Ashraf Butt, Nisar Ahmed Khan, Hamid Bani, Jahir Hussain Butt. It's a बहुत लंबी फेहरिस्त है जनाब। दूसरा मैं यहाँ ये बता दूं, ये फेहरिस्त क्या गिना रहे हैं आप इसमें? ये उन लोगों की है जो जिन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मामले अभी विचाराधीन थे, लेकिन सरकार ने, भाजपा समर्थित सरकार ने उनको नौकरी से बाहर कर दिया। जब मुझे आपने सब पुलिस और एजेंसियां ये दहशतगर्द सुनिए, ठाकुर साहब सुनिए, अब जरा सुनने का मौका भी रखिए। अब सुनने का, पहली तो बात,
आपने ये बता जम्मू दूं, ये कश्मीर का दर्द सत्यानाश का कर जिक्र दिया। जो मैंने अब किया है, दहशतगर्द और दहशत के तो सबब बराए के लिए कोई मेहरबानी जगह नहीं है। समझ लीजिए, वो दहशतगर्द थे, व्हाइट कॉलर दहशतगर्द थे जो आंसू में बैठे हुए थे। अरे ये सुन किसी भी लीजिए, हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आतंकवाद की बात करेंगे आप तो कौन सा शुरुआत लिस्ट हमें जगमोहन जी के वक्त गिनवा में रहे हैं? होगी, क्या जब आप आपके दहशतगर्द को 85 सांसद थे वापस नौकरी और पे लाना आपने चाहते हैं? मजबूर किया, आरएसएस ने मजबूर किया जगमोहन जी को दोबारा भेजने के लिए, और जिस शाम उन्होंने चार्ज लिया उसी शाम 350 लोगों को आपने पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद जनाजों में गोलियां दागी। जगमोहन आपके दिमाग पे सवार है कि पूरे का पूरा कश्मीर आतंकवाद से फटा हुआ है। दहशतगर्दी के जन्मदाता आप हो। भाजपा आपने की अगर तारीफ में आपने कसीदे अगर पढ़ना बंद 87 कीजिए, और भी लोग हैं ब्रेकिंग नहीं की होगी आज आपके दहशतगर्दी साथ नहीं। लाइन में खड़े यासीन हुए। मलिक बनाने मेरा वाले पहला आप, सवाल था जिलानी कि बनाने वाले गवर्नर को आप, इख्तियार किसने दे सही दिया? सराजिर पहले बनाने तो वाले जरा इस बात आप, का जवाब दे अब जम्मू दीजिए। में बैठ के यहाँ आप पर कश्मीर के सरकार टेररिज्म पे बात जो है कर वो रहे हो। इतने बड़े सशक्त जनादेश के बाद आपने आई है। कश्मीर Who को is- टेररिस्टों के हवाले कर दिया था। ये प्रशासनिक हथियार खड़ा फैसला कर है, दिए थे। इसका गृह आपने मंत्रालय हाथ से कोई खड़े लेना कर देना दिए नहीं थे। है। पहली और तो आज ये आप बात। टेररिज्म की बात कर दूसरी रहे हो। बात मैं यहाँ पर ये उन पूछना चाहता दहशतगर्दों हूँ, को, बराए जिन मेहरबानी ये दहशतगर्दों को बताएं, नौकरी से अभी निकाल दिया, आतंकवाद पर आप इतना उनकी लंबा चौड़ा वकालत कर रहे भाषण हो। आप दे रहे थे, आप जवाब दे इस बात का कि जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उसके लिए मिस्टर जगमोहन इंसाफी थे कि नहीं, नहीं? इंसाफ होता क्या आप है। बताएंगे अब जब तक जितने कितने इंसाफ कश्मीरी होता है पंडितों की यहाँ। आपने घर वापसी करवाई है? यहाँ बैठकर आप जितने मर्जी प्रवचन झाड़ दीजिए जनाब आला, सवाल ये है कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आपने करवाई है? ये मैंने जो नाम पढ़े हैं ना, दर्दपुरा ये मैंने गए हो आपको एक कभी? फेहरिस्त दी कभी है। दर्दपुरा इन गए हो? तमाम वहाँ लोगों देखा को है नहीं? सेलिब्रेटेड अभी तक नौकरियों से दहशतगर्द निकाला ने क्या गया किया है? अभी और 3 दिन दर्दपुरा पहले का का नाम ले आदेश रहे हैं। है, आप हमारे बताएं देश के आपको बड़े मुझे, खबरिया हमारी चैनल किसी सेना, को आतंकवादी हमारी बता पुलिस देते पर हैं, इल्जाम लगाने और के वो लिए। बेचारा एक ये बहुत आदत है लोकल कांग्रेस आदमी की। है जिसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस की आप आदत पहले है। समझ लीजिए और कि आपको आपके समझ नहीं आती है दर्दपुरा में क्या हुआ है। और दर्दपुरा दर्द किसने ये आंकड़े दिया है? हालात बने किसने हैं, आपको जम्मू दर्दपुरा कश्मीर का में बहुत बता दिया गुप्ता है? है। आपने चले एक प्रदेश दहशतगर्द को को यूपी सपोर्ट में करते, तब्दील कर दिया, दहशतगर्द को सपोर्ट करते, आतंकवाद पर आप आतंकवाद को कहानियां सपोर्ट सुना रहे करते। हैं। क्यों गए थे अडवाणी साहब सेपरेटिस्ट से बात करने के लिए? आपने सबसे आप ज्यादा बताएंगे? इस मुल्क का नुकसान आपकी किया, परिस्थिति क्या थी उसका चाहे जवाब वो देंगे आप? दहशतगर्दी हो, आपको पता चाहे भी वो है? घुटाले आप- हो, कांग्रेस ने देखिए इस मुल्क सुनिए को ले ठाकुर डूबा साहब, था। आप कश्मीर से हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत गहराई से अनुभव कर लिया आतंकवाद को, तो और बाकी के जो लोग बैठे हैं उनको मैंने नहीं पता। दहशतगर्दी देखी है बचपन से। मेरे जनाब मैं किडनैप इसी पे हुआ, रिपोर्टिंग मेरे करते घर में हुए ब्लास्ट आई हुआ। रिप्रेजेंटेड मेरे- डिफेंड डेली मेरे नेशनल पार्टी सर्विस के- एडिटर, मेरे आई पार्टी नो इट के वेरी थॉरोली एंड वेरी बाप और दो कॉम्प्रिहेंसिवली। बेटों को तो प्लीज कत्ल किया डोंट गया। गो लाइक दैट। जवाब नहीं मेरे है। सवाल का जवाब मुझे मैंने किसी के हमारे लोग मारे गए। वसल साहब, मैं आपको ये मुझे बता दीजिए, दहशतगर्दी की ये एक्सपीरियंस गवर्नर बताता साहब को हूँ। ये मेरे घर में खिलाफ ब्लास्ट हुआ, ये मुझे खिलाफ किडनैप हुआ, मुझ पे हमले दूसरी हुए, बात जो और बॉर्डर मुझे से दहशतगर्दी की अफेक्टेड लोग हैं जो फर्क दिखाने पर आ गए। देखिए क्या वो- देखिए मुझे लेट मी स्पीक नाउ। मेरा मुझे सवाल दहशतगर्दी देखिए, का मेरा सबक मेरा बताइए। मेरा पॉइंट यहां पर क्या है, जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? चर्चा ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी सूरत पर नुकसान तो कई फैमिलीज ने उठाई हैं, चाहे गोलियां जिधर से चली हो, लेकिन हम इसका दायरा बढ़ा सकते हैं और इस बात को की उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें नियत भी साफ हो और इसमें किसी के साथ फर्दर नाइंसाफी ना हो जाए। मैं थोड़ा आपके पास आना चाहता हूं तेंद्र जी, चूंकि इन्होंने जो कुछ नाम गिनाए हैं उनका यह कहना है कि शायद अभी उन पर बस एक मतलब उन पर आरोप लगे और उनकी नौकरी ले ली गई। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर कुछ तो बात रही होगी, ऐसे कैसे ये जगदीप जो नाम गिरा रहे हैं? देखिए विशाल, नाम तो 75 फांसी से देनी ऊपर चाहिए है। उन दहशतगर्दों आप किसी को। का नाम भी गिना नौकरी लेना लीजिए, काफी नहीं उसमें है। आप सईद सलाहुद्दीन के बेटे का नाम गिना लीजिए। नाम गिनने से कोई फर्क, इनको ये कहिए कि उन नाम के आगे जो उनकी चार्जशीट है किस वजह से उन्हें निकाला गया उसके बारे में भी जिक्र कीजिए। ये जितने आप बताइए, क्या आपको लगता है कि एक पुलिस कांस्टेबल के साथ एलजी को या देश के प्रधानमंत्री को या चीफ सेक्रेटरी आर्टिकल को 311 या डीजी को है। कोई जिद थी? आपकी नहीं जानकारी थी। के लिए बता दूं एक मैं। टीचर के साथ कोई जिद थी? नहीं थी। वजह ये थी कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे आतंकवाद में। अरे भाई क्योंकि साहब कन्विक्टेड ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू दीस अरे पीपल हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। अरे सर सुन लीजिए, there is a provision in the Indian आतंकवादी नहीं थे जो- भाई चलो, साहब, नाम बता आतंकवादी दिए तो थे, आपके पास कोई आतंकवादी। जवाब नहीं, आप सलाही खूंखार सलाही दहशत सलाही गर्द सलाही आज सलाही सुबह बैठ के बात सुनिए, दहशतगर्दी मुझे इस चलाते बात का थे। जवाब दीजिए। आप कल सैयद कोई सलाउद्दीन की बात आतंकवादी, करते हैं, देखिए तो आपको कांग्रेस का कश्मीर यही जाना रवैया पड़ेगा। रहा है। आपको कश्मीर कल कोई प्रेसिडेंसी आतंकवादी के एनकाउंटर में खिलाफ मारा पड़ेगा। जाएगा, फिर फिर कांग्रेस आपको ये बोलेगी बताना ये पड़ेगा तो भाजपा की था नहीं, पैरोकारी इसके चल रही खिलाफ है, आपके मुझे पास पता है। तो कौन आपको से बताना सबूत है, पड़ेगा किस सबूत अडवाणी ने साहब इसको क्यों कहा पहुंच था गए कि ये थे वहां पर आतंकवादी है? सेपरेटिस्ट से बात करने कांग्रेस के लिए। हमेशा से ये भी बताना पड़ेगा ना आपको जनाब।
अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको कांग्रेस नाम- I have given you a list of the ऑपरेशन people सिंदूर के लिए who भी have उन्हें not been प्रूफ convicted चाहिए, so far. उन्हें But the बालाकोट government had स्ट्राइक के लिए expelled भी them प्रूफ meaninglessly. चाहिए, उन्हें The सर्जिकल youth will स्ट्राइक के लिए भी bring प्रूफ and the चाहिए। resigned और फिर sons of कांग्रेस the government देशवासियों से, आपसे, मुझसे ये What to be सवाल questioned? करती है This is कि what लोग I'm हमें saying. वोट क्यों नहीं डाल And रहे, you have been हम continuously सत्ता से trying to बाहर hamper क्यों the हैं? debate देखिए, meaninglessly, sir. जब आप जी ये जो डिसीजन लिया And जाता है moreover, I have इन told you the लोगों article. का, I have ये told किसी you the एक sections इंसान का also. डिसीजन नहीं है, एक कमेटी है। ये Under एक it have कमेटी been है, booked कलेक्टिव एफर्ट है। meaninglessly. इसमें देखिए हर सतह पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर अब ये है कि हम जब इधर यहां से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं उन फैमिलीज के हक के लिए, उनकी मदद के लिए, जब एलजी प्रशासन ने जो फैसले लिए हैं, हम इसका दायरा बढ़ाने की बात कर सकते हैं कि इसका उसको और दायरा बढ़ाया जाए। जो जिन लोगों के बारे में ये खदशा था कहीं वो छूट ना जाए, अगर वो मान लीजिए कि आर्म फोर्सेस की गोलियों का ही शिकार हो गए थे, मिस आइडेंटिटी की वजह से या कुछ और वजह से, ये भी एक सवाल उठा था जो पीडीपी ने उठाया था, तो उसका दायरा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो इसके लिए मांग कर सकते हैं, और हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। समय हमारे पास बहुत कम बचा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास और बहुत ही हसास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और तमाम दर्शकों की बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे, आपने अपना वक्त दिया, और न्यूज़ 18 जे पर आप बने रहे। हमें इजाजत।